a very warm and cordial welcome all of you on Alpha Defense Academy online platform. I am Jeet. Today I will take the class of English language. First of all, I would like to thank Vijay sir for creating this channel to provide online education to all job aspirants who are sitting in every nook and corner in our country. Today, the first class of English language is going to take place. I hope that this class will help you a lot to learn English. As you know, students, English is a international language, global language. We can say it is second official language of our country. Dear students, you know, Hindi is our mother tongue. We should love our mother tongue, but as well as we should learn English language. It comes in useful in many exams like SSC, bank, in state government exams. Dear students, without wasting any time, let's get started this class. आज हम बात करेंगे इंग्लिश की बेसिक के बारे में. देखो बच्चों, कोई भी लैंग्वेज उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसका फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है. आज हम बात करते हैं इंग्लिश के बेसिक के बारे में. इंग्लिश, अगर अपन इंग्लिश के पहले द इंग्लिश लगा दें, द इंग्लिश लगा दें, तो इसका क्या मीन होगा? इसका मीन हो जाएगा पीपल ऑफ इंग्लैंड. पीपल ऑफ इंग्लैंड. अपन बात करें इंग्लिश की, तो द इंग्लिश, जब भी इंग्लिश के पहले जब भी द आ जाता है तो इसका मीन होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड. अगर पीपल के पीछे अपन एस लगा दें, पीपल का मतलब लोग, पीपल के पीछे अगर एस लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है राष्ट्र. देयर आर मेनी पीपल्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में कई सारे राष्ट्र हैं. ओके, तो बात करते हैं अपन इंग्लिश के फंडामेंटल के बारे में. आप बिल्कुल केयरफुली अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख के इस क्लास को एंड तक देखना है. आई होप दैट दिस क्लास विल हेल्प यू लॉट टू लर्न इंग्लिश. वैसे हु बिलोंग टू रूरल एरियाज, उनके लिए इंग्लिश एक बर्निंग प्रॉब्लम है. तो आप ये क्लास देखिए. आई एश्योर यू कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश सीखने के लिए. तो प्लीज कैरी ऑन. बच्चों, आज बात करते हैं इंग्लिश की. इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? इंग्लिश सब्जेक्ट भी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है. अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं. वी आर गोइंग टू टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे. सब्जेक्ट, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो आपने सब्जेक्ट में कर लिया, कुछ भी कर लिया. लेकिन अभी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन लैंग्वेज को लेके अपन पढ़ेंगे. लैंग्वेज,
कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले क्या होता है? साउंड। जब भी अपन व्हेन वी टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ, सबसे पहले कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो साउंड करता है, वो चिल्लाता है, वो एक साउंड है। बच्चों, साउंड और वॉइस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस? साउंड नॉन लिविंग थिंग्स की जो भी आवाज होती है उसे अपन साउंड कहते हैं जनरली, और लिविंग थिंग्स जो लिविंग है उनकी जो आवाज आती है उसे अपन वॉइस कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आर यू गेटिंग माई वॉइस? लेकिन साउंड, जैसे अपन म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक सिस्टम है उसकी जो आवाज है, डीजे साउंड है, आप जैसे सुनते हो, आप डांस करते हो, उसकी जो आवाज है उसे साउंड कहते हैं। इट्स ओके। आगे चलते हैं। साउंड इंग्लिश में अपन कह सकते हैं 44 साउंड होते हैं। 44 साउंड। जिसमें एक होता है वावल, दूसरे को कहेंगे कॉन्सोनेंट। वावल कितने होते हैं? वावल साउंड की बात कर रहे हैं अपन। वावल साउंड में 20 वावल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इज इट क्लियर? ये बात हो गई स्पीकिंग लैंग्वेज में। बच्चों, ये बात हो गई स्पीकिंग लैंग्वेज में। स्पीकिंग लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। लेकिन अपन बात करेंगे राइटिंग लैंग्वेज की। सॉरी, आप ये मत सोचना वावल 5 होते हैं। 5 होते हैं वावल लेटर, 5 होते हैं वावल लेटर। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? 21, जिसमें एक सेमी वावल भी होता है, W। साउंड से क्या बनता है? लेटर। लेटर। अब मैं बात करता हूं, एक वर्ड है अल्फाबेट। बच्चों, एक वर्ड है अल्फाबेट। इफ आई आस्क हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में? कोई बच्चे बोलते हैं 26 होते हैं, लेकिन कीप इन योर माइंड, अल्फाबेट ओनली एक ही होता है। इंग्लिश में अल्फाबेट ओनली एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है बच्चों? वर्णमाला। अब इंग्लिश में वर्णमाला तो एक ही है, ए से लेके जेड तक, इसे अपन बोलते हैं अल्फाबेट। हिंदी में बोलते हैं अपन वर्णमाला। ए से जेड तक अल्फाबेट एक ही है।
और गलती से कभी अल्फाबेट्स मत बोलना, अल्फाबेट्स बोलते ही इसका मीन चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, इसके पीछे एस लगाते ही इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, भाषा। इज इट क्लियर? तो इसमें लेटर की बात करें, जो 26 होता है ना, कोई बच्चे बोलते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं, 26 लेटर होते हैं। लेटर कितने होते हैं? 26, ए से लेके जेड तक, ये सब क्या है? लेटर है। इसमें वावल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 26, जिसमें एक डब्ल्यू है ना, इसे अपन सेमी वावल कहते हैं। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों, लेटर से क्या बनता है? वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। अब मैंने यहां पे लिखा ENP, ENP। कैन वी से इट इज वर्ड? क्या ये वर्ड है? इज इट वर्ड? बच्चों, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। इसको अपन रीअरेंज करके लिखें। इसको लिखा अपन ने पेन, इसको PEN कर दिया, तो ये वर्ड है। ये क्या है? वर्ड। बच्चों, एक वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना ओनली। एक तो वोकेब पे, और दूसरी चीज है सेंटेंस मेकिंग। दूसरी चीज है सेंटेंस मेकिंग। दो चीजें अगर आती है आपको, तो इंग्लिश में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। वोकेब, विदाउट वोकेब आपको अगर ग्रामर का कितना भी नॉलेज है, लेकिन पैसेज में या कहीं पे भी आपको अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया, जैसे वहां पे आ गया जेनुफ्लेक्शन, 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 कोई भी सेंटेंस है या कहीं पे भी, तो जेनुफ्लेक्शन का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा, तो आप उसका मीन कैसे निकालोगे? उस सेंटेंस को आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए वोकेब का सीखना बहुत जरूरी है। एज यू नो, वोकेब इज पैंसिया ऑफ इंग्लिश। वोकेब इंग्लिश की क्या है? पैंसिया, रामबाण है, सब दवाओं की एक दवा। अगर आपको वोकेब आती है तो इंग्लिश में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए वोकेब का सीखना बहुत जरूरी है। ओनली ग्रामर पे ही मत डिपेंड रहना। तो ये जो ENP लिखा अपन ने, इसको अपन वर्ड नहीं कहेंगे। वैसे वर्ड किसे बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं बोलते हैं। अपन प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं ना, टीचर लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनिशन होता है। NITION होगा, NAT नहीं होगा, NITION होगा। डेफिनिशन, परिभाषा। तो वर्ड की डेफिनिशन क्या होती है?
ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, मैं यहां लिख देता हूं, जेनुफ्लेक्शन का मतलब होता है झुकाव, झुकना, किसी को आदर देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए किसी के सामने अपन झुकते हैं, उसको बोलते हैं जेनुफ्लेक्शन। जेनुफ्लेक्ट एक वर्ड है, वर्ब है, जेनुफ्लेक्ट। इसका मतलब होता है किसी को आदर देने के लिए झुकना। या अपन जब कोई भी टेंपल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो अपन घुटना टेक के ऐसे अपन जो वर्शिप करते हैं, जो हाथ जोड़ते हैं अपन विद फोल्डेड हैंड, उससे अपन कह सकते हैं जेनुफ्लेक्ट। घुटने टेक कर अपन वर्शिप करते हैं, हाथ जोड़ते हैं किसी के सामने, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसे जेनुफ्लेक्ट बोलते हैं, जेनुफ्लेक्शन बोलते हैं। अपन किसी के सामने सरेंडर करते हैं या अपन गलती मानते हैं, वहां पे ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ये वर्ड किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जेनुफ्लेक्ट का यूज किया था। जेनुफ्लेक्ट, जेनुफ्लेक्ट से बना जेनुफ्लेक्शन। ओके, मैं बात कर रहा हूं वर्ड की डेफिनेशन के बारे में। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that give complete meaning या sense or sense called word। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, या अपन कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ रीअरेंज्ड लेटर्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस कॉल्ड वर्ड। एक लेटर का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस है, एक कंप्लीट मीन है, उसका अर्थ निकले। अभी यहां पे मैंने लिखा ENP, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है ही। अपन एक ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई वी कैन नॉट से दैट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। नहीं, ग्रुप तो यहां पे भी है, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, तीनों लेटर है और ग्रुप भी है, लेकिन इसको अपन वर्ड नहीं कहेंगे। क्यों? कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए दैट इज वाई वी विल नॉट से वर्ड। इसको अपन ने रीअरेंज कर दिया, इसको अपन ने क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया। इसी को अपन ने पेन लिख दिया, PEN। अब इसका मीन निकल रहा है, इसका मतलब है कलम। आपको जैसे पता है पेन, एक ध्यान रखना, पेन का मतलब कलम तो होता ही है। पेन एक नाउन भी है और पेन एक वर्ब भी है, ये भी ध्यान रखना। पेन का मतलब होता है लिखना, पेन का मतलब होता है लिखना। जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूं तो आप बोलते हो आई एम राइटिंग ए लेटर, आप उसकी जगह ये भी कह सकते हो आई एम पेनिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव पेन्ड ए लेटर। पेन का मतलब लिखना भी होता है, वर्ब भी है, ध्यान रखना। मैं आपको एक लेटर लिखूंगा, आई विल राइट यू ए लेटर, आई विल पेन यू ए लेटर। तो इस पेन का एक अर्थ निकल रहा है कलम या एक लिखना। आई होप आप समझ गए होंगे वर्ड की डेफिनेशन, कि एक ग्रुप ऑफ लेटर सॉरी विच गिव ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस कॉल्ड वर्ड। वर्ड से आगे बात करते हैं अपन। वर्ड से बनता सेंटेंस। क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस। सेंटेंस का मीन क्या होता है? वाक्य। और सेंटेंस नाउन, जो वर्ड है ना, ये नाउन भी है और एक वर्ब भी है। सेंटेंस का मतलब तो वाक्य तो होता ही है, ये सब जान दो, लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा देना भी होता है। सजा देना, सजा देना, सजा सुनाना। ठीक है? कोई भी कल्प्रिट को, कोई भी अपराधी को, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल, अपराधी, कल्प्रिट बोलते हैं उससे। उसको कोर्ट के थ्रू
कोई भी पनिशमेंट जो सजा दी जाती है उसे बोलते हैं सेंटेंस। अपन किसी को सजा देते हैं तो उसे अपन पनिशमेंट बोलते हैं। जैसे टीचर ने स्टूडेंट को दी उसे पनिशमेंट बोलते हैं, पनिश करना। गार्जियन ने, पेरेंट्स ने बच्चों को दी उसे पनिशमेंट बोलते हैं। लेकिन कोर्ट के थ्रू लीगली किसी को, क्रिमिनल को सजा दी जाती है उसे सेंटेंस बोलते हैं। आप न्यूज़पेपर में कभी देख लेना, ये वर्ड बहुत बार आता रहता है कि जैसे ही sentenced to death, उसको मौत की सजा सुनाई गई, उसको मौत की सजा मिली, तो ही सेंटेंस टू डेथ। तो चलो कॉमन पॉइंट, सेंटेंस अपन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वाक्य। अब सेंटेंस में, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन है, ऐसा नहीं बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव, सॉरी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस ना। इसकी करेक्ट डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ या ए स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड, या ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस कॉल्ड सेंटेंस। A group of words that give complete meaning और sense called sentence। एक ग्रुप का ऐसा, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो प्रॉपर एक सेंस दे, एक मीनिंग दे, वो होता है सेंटेंस। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई क्रिकेट प्ले, आई क्रिकेट प्ले, आई क्रिकेट प्ले, इसका मतलब क्या होता है? मैं क्रिकेट खेलता। इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, आई क्रिकेट प्ले। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं, आई प्ले क्रिकेट, बच्चों मैंने ऐसे लिखा, इसको रीअरेंज कर दिया, आई प्ले क्रिकेट। अब ये जो देखो वर्ड ये भी है, आई लेटर भी है यहां पे और आई यहां पे वर्ड भी है, क्योंकि आई का मतलब मैं होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और एक लेटर भी है, ये वर्ड भी है और लेटर भी है, ध्यान रखना। और आई इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होता है, आई और यू, सॉरी, आई और यू। आई हमेशा इंग्लिश में सिंगुलर होता है, लेकिन आई के बाद में जो भी वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ये आप ध्यान रखना। अगर बी फॉर्म आए तो उसमें एम आएगा, उसके बाद पास्ट में वो जाएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब आए, एक्शन वर्ब आए, तो आई के बाद में हमेशा ऑलवेज कम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यू आई इंग्लिश में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू के बाद में सिंगुलर, लेकिन यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन यू के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी। आई और यू के बाद में जो एक्शन वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन ये सेंस नहीं दे रहा ढंग से, तो इसको अपन सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, बेतु का सेंस निकल रहा है। अब इसको रीअरेंज के लिखा अपन ने, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहां पे एक प्रॉपर सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, तो इसे अपन प्रॉपर सेंटेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? बच्चों एक बार फिर से देख लो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सबसे पहले साउंड होता है, साउंड से क्या होता है? लेटर बनता है। लेटर मैंने आपको बता दिया,
कि इंग्लिश में 26 लेटर होता है, जिसमें 5 तो वावल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वावल आप जानते हैं A, E, I, O, U, और रेस्ट 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है, जिसमें एक यू को अपन सेमी वावल भी कह सकते हैं। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। अब लेटर मतलब ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव ए प्रॉपर सेंस, a group of word, a group of letters which, sorry, that give a meaningful sense or proper sense, that is called word. Word से क्या बना? Sentence. A group of words that give a proper sense, that is called sentence. कुछ नहीं है, बहुत आज इजी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं सेंटेंस की। बच्चों एकदम बेसिक से चलना, अपन को जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। डोंट बी हैस्ट। सेंटेंस अभी अपन सुपरफिशियली बात करेंगे। सेंटेंस में मेनली 3 लोग होते हैं। देयर आर 3 पीपल इन ए सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले इनका बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। नॉलेज बोला ना मैंने, नॉलेज। नॉलेज को अपन दूसरा वर्ड है कैन, KEN, कैन। एक वर्ड है कोटो। कोटो मतलब जेनुफ्लेक्शन, वही झुकना। सेंटेंस में 3 लोग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पूरी इंग्लिश इन तीनों पे ही चलती है। मेनली तो इस पे ही चलती है, वर्ब पे। ध्यान रखना, जो टेंस चलता है ना वो ओनली वर्ब पे चलता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस का कोई इफेक्ट नहीं। तो ओनली टेंस चलता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है और वर्ब से ही चलता है। नाउन और प्रोनाउन हमेशा पास्ट में, मैं पहले आपका किसी का नाम राकेश है तो वो पास्ट में भी राकेश था, अभी भी राकेश है और फ्यूचर में भी राकेश रहेगा। लेकिन वर्ब में चेंजेज आ जाता है। पास्ट में वर्ब के पीछे जैसे प्ले है तो प्ले के पीछे ईडी लग जाएगा, प्रेजेंट में प्ले हो जाएगा, फ्यूचर में विल प्ले हो जाएगा। तो चेंजेज आ रहा है, वो वर्ब में आ रहा है। जो टेंस चलता है ना वो वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है और वर्ब पे चलता है, ना कि नाउन के ऊपर चलता है। नाम की किसी की, जैसे राकेश है, राकेश के पीछे ईडी नहीं लगाएंगे अपन, ना ING लगाएंगे। तो बात कर रहे हैं अपन सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में 3 लोग होते हैं, जान लेना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट सब्जेक्ट? बच्चों सब्जेक्ट आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी कोई कार्य करता है, कोई भी जो एक्शन करता है, करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने यहां पे लिखा राहुल प्लेज, या मैंने यहां पे लिखा राहुल प्लग्स फ्लावर।
राहुल ने फूल तोड़ा, या राहुल फूल तोड़ता है। ठीक है, तो यहां पे एक्शन क्या है, काम क्या है? काम है तोड़ना। क्या तोड़ता है? फ्लावर, फ्लावर, फूल। तो यहां पे काम कौन कर रहा है? तोड़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो चलो यहां पे इसको अपन सब्जेक्ट कहेंगे, चलो ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे लिखा राहुल इज ए कनिंग बॉय। राहुल इज ए कनिंग बॉय। कनिंग का मतलब था चतुर। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां पे तो कोई एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। यहां पे तो एक काम है तोड़ने का, फूल तोड़ने का काम है, लेकिन यहां पे तो कुछ काम ही नहीं है। यहां पे तो जस्ट राहुल के बारे में बताया गया है कि जो राहुल है वो एक चतुर लड़का है, कनिंग बॉय है। यहां पे राहुल कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं एक काम कर रहा हूं, एक एक्शन हो रहा है पढ़ाने का, टीचिंग। लेकिन मैंने बोला आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैंने आई एम जस्ट ओनली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मी, माई सेल्फ, कि भाई मैं टीचर हूं, मैं मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो राहुल के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि राहुल यहां पे एक कनिंग बॉय है, और राहुल यहां पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है तोड़ने का, फूल तोड़ने का। ठीक है, तो क्या इसे सब्जेक्ट नहीं कहेंगे? तो एक डेफिनेशन नहीं रखनी है। प्लीज, इफ यू हैव एनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट, यू हैव टू वाइप आउट फ्रॉम योर माइंड प्लीज। कि सब्जेक्ट काम करने वाला तो सब्जेक्ट होता ही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। काम करने वाला जो एक्शन करता है वो तो सब्जेक्ट होता ही है। लेकिन जिसके बारे में कुछ अपन बात करते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस में जो मुख्य होता है या जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसे भी क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब यहां पे कनिंग बॉय कौन है? कि भाई राहुल है, तो राहुल यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट को अपन दूसरे वर्ड क्या बोलते हैं? डूअर। डूअर सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये भी आपने पढ़ा है। लेकिन ये लॉजिक हर जगह काम नहीं आता है, हर जगह काम नहीं आता है। कैसे? यहां पे मैंने लिखा, यहां पे राहुल क्या भाई? सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है तोड़ने का काम। और डूअर जो काम करने वाला, तो यह काम करने वाला कौन है? राहुल है। तो ये सब्जेक्ट भी है और ये सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है राहुल। यहां पे क्या है? यहां पे क्या डूअर है? इसको डूअर नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। इसको सब्जेक्ट कहेंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन डूअर नहीं कहेंगे। डूअर क्यों नहीं कहेंगे? डूअर क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें काम ही नहीं है। यहां पे तो जस्ट राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि राहुल एक क्या है? कनिंग बॉय है। तो यहां पे इस राहुल को सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन डूअर नहीं कहेंगे। बच्चों, डूअर नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना है। यहां पे मैंने लिखा राहुल इज बीटन बाय मी। राहुल को मेरे द्वारा पीटा गया है। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? ऑल्दो दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? हमेशा ये नहीं होता जो आपने दिमाग में फिट कर रखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और डूअर ही सब्जेक्ट होता है। ऐसा हर जगह अप्लाई नहीं होता है। यहां पे इस जो ये पैसिव है, वैसे देखे जाए तो ये सब्जेक्ट इसको कहेंगे ही नहीं। सब्जेक्ट तो देखो, राहुल इज बीटन, राहुल को पीटा गया है बाय मी, मेरे द्वारा। मैंने सपोज यहां पे किसी का नाम लिख दिया, मैंने यहां पे लिख दिया मनीष।
राहुल इज बीटन बाय मनीष, राहुल को पीटा गया मनीष के द्वारा। अब पीटने का काम किसने किया, एक्शन किसने किया, मनीष ने किया। ये तो पीटा है, और पीटा किसने, मनीष ने। तो जो डूअर है ना, काम करने, जो काम जिसने किया वो डूअर कौन है, मनीष। और ओरिजिनल सब्जेक्ट भी यही है वैसे तो, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इसको अपन पैसिव का सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव का सब्जेक्ट कहेंगे। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब ये कोई एक्शन नहीं करता। पैसिव में कभी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कभी एक्शन नहीं करता है, उल्टा उसके ऊपर एक्शन होता है। यहां पे जो एक्शन क्या था, पीटने का, बीटन, किसके ऊपर हुआ है, राहुल के ऊपर। पैसिव में हमेशा ध्यान रखना, जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो ओरिजिनली सब्जेक्ट नहीं होता है, वो होता है एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अपन इसको मान के चलते हैं कि भाई ये पैसिव का सब्जेक्ट है। पैसिव में सब्जेक्ट कभी काम नहीं करता है खुद, उल्टा उसके ऊपर काम होता है। काम यहाँ पे किसने किया, मनीष ने किया। और काम क्या किया, पीटने का। किसके ऊपर किया गया, राहुल के ऊपर। पीटा कौन गया है, राहुल। तो यहाँ पे ये डूअर नहीं है, डूअर कौन है, मनीष, और सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग हो गए। डूअर यहाँ पे मनीष है और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राहुल है। तो ये ध्यान रखना, डूअर और सब्जेक्ट हर जगह सेम नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा लक्ष्मी composes a poem. लक्ष्मी कंपोजेज ए पोएम। लक्ष्मी ने एक कविता कंपोज की, रचना, कंपोज का मतलब रचना, रचना करना, रचना जो भी है। लक्ष्मी कंपोजेज ए पोएम। यहां पे सब्जेक्ट कौन है, लक्ष्मी। और ये जो बाकी का पार्ट है ये हो गया सब्जेक्ट, और ये जो बाकी का पार्ट, रेस्ट पार्ट है, इसे कहेंगे प्रीडिकेट। क्या कहेंगे बच्चों, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ जो भी पार्ट होता है वो प्रीडिकेट होता है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट होता है प्रीडिकेट होता है। इसको कोई एग्जाम में कहीं नहीं पूछा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूं। प्रीडिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जस्ट फॉर योर नॉलेज। प्रीडिकेट में ही अपन बोल सकते हैं एक कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट। इनका ही एक सेगमेंट है, पार्ट बोल सकते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूरक। पूरक एक होता है वो कॉम्प्लीमेंट। यहां पे ई की जगह क्या लिख दिया, आई। इसका मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी के बारे में तारीफ करना, किसी को अपन किसी के बारे में अच्छा बोलना, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि मुझे उसने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, कि कोई अच्छी ड्रेस पहनी है तो उसको मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आज, जो भी है, तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है पूरक। अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं।
देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, मतलब इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट, सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट कोई भी हो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। पूरक, या अपन ये बोल सकते हैं बच्चे अधूरे सेंटेंस को जो पूरा करते हैं, जो पार्ट जो पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मिस्टर जॉय is an engineer, मिस्टर जॉय इज एन इंजीनियर। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे इसको छिपा दूं, मिस्टर जॉय इज, मिस्टर जॉय इज, अगर मैं यहां पे सपोज मैंने यहां पे हटा दिया मिस्टर जॉय इज, तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मिस्टर जॉय इज क्या, क्या मिस्टर जॉय इज? तो जो सेंटेंस को पूरा करता है, पूरक बोलता है ना कॉम्प्लीमेंट को, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो सेंटेंस को पूरा करता है। सॉरी, मैंने यहां पे लिख दिया एन इंजीनियर। अब ये सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, तो यहां पे मिस्टर जॉय, अब जो एन इंजीनियर है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहां तक एन भी लिख देता तो भी सेंटेंस अधूरा रहता, लेकिन यहां पे पूरा हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट, पूरक। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे जो इंजीनियर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? देखो बच्चों, इंजीनियर, इंजीनियर कौन है? मिस्टर जॉय है। मिस्टर जॉय कौन, क्या है? इंजीनियर है, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है ना। मिस्टर जॉय कौन है? इंजीनियर, और इंजीनियर कौन है? मिस्टर जॉय, मतलब ये दोनों एक ही है। इंजीनियर मिस्टर जॉय और मिस्टर जॉय है वो इंजीनियर है। तो ये सब्जेक्ट से मिल रहा है ना, सब्जेक्ट और दोनों ये एक ही है, तो ये क्या, कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखूं, अपन मैं बात करूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, मैंने यहां पे लिखा द टीचर सिलेक्टेड him monitor, the teacher selected him monitor। तो यहां पे अब आपसे पूछे ये मॉनिटर, ये मॉनिटर है, यहां पे आपको यहां पे अंडरलाइन कर दिया कि भाई मॉनिटर कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पे जो मॉनिटर है ना, क्या टीचर है? यहां पे तो जो इंजीनियर था वो मिस्टर जॉय था और मिस्टर जॉय वो इंजीनियर था, लेकिन ये मॉनिटर कौन है? यहां पे टीचर तो है नहीं, टीचर ने तो सिलेक्ट किया, किसको किया? हिम को। यहां पे किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये हिम क्या है? यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो सब्जेक्ट हो गया, एक सेंटेंस में 3 लोग होते, मैंने आपको बताया था। ये तो द टीचर कौन हो गया? सब्जेक्ट। सिलेक्ट किसने किया? टीचर ने किया। काम, एक्शन किसने किया? टीचर ने। ये वर्ब हो गई सिलेक्ट, इसलिए तो ईडी लगा हुआ। ईडी और ये किसके पीछे लगता है? आईएनजी, वर्ब के पीछे लगता है, नाउन के पीछे नहीं लगता है। और ये क्या हो गया? वर्ब के बाद में व्हाट और हुम से जो रिप्लाई है, किसको सिलेक्ट किया? होम सिलेक्ट, हिम को। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मॉनिटर कौन है? हिम है ना। मॉनिटर किसको बनाया? टीचर ने हिम को बनाया। मॉनिटर किसको बनाया? हिम को। तो हिम कौन है? मॉनिटर। और मॉनिटर कौन है? हिम। तो ये मॉनिटर है ना, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है?
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है बच्चों? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अब कोई पूछे कि भाई ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क रहा? कोई सेंटेंस में, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैव, या मैंने यहां पे लिखा यहां पे लिखा मैंने प्रियंका राइट्स ए लेटर। प्रियंका राइट्स ए लेटर। तो आपसे पूछे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? तो आपको पता होगा प्रियंका कौन लेटर है क्या? लेटर प्रियंका है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ नहीं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ये है क्या एक्चुअल में? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अभी मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ध्यान रखना। लेटर कौन है? यहां पे कोई मेंशन नहीं किया, तो ये लेटर यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट ही है ओनली। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहां पे, ध्यान रखना। ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको, और ये मत सोचना कि सब्जेक्ट हमेशा जो सजीव होते हैं यही होता है सब्जेक्ट, ना। जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। बात कर रहा हूं मैं वर्ब के बारे में। वर्ब को दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते हैं? निकनेम। इसे बोलते हैं एक्शन। एक्शन आप सभी जानते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, कि कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य होता है, और सारा जो टेंस होता है ना इंग्लिश में, वो ओनली वर्ब पे ही चलता है। टेंस किस पे चलता है बच्चों? ओनली वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है, वर्ब पे ही चलता है। एक्शन मतलब कार्य, और वर्ब की जो अलग अलग जो अपन टाइप्स बोल सकते हैं, काइंड्स बोल सकते हैं, लेकिन इसके खुद के सेगमेंट होते हैं। अपन जैसे एक तो V1 होता है, V2 होता है, V3 होती है, V4 होता है, V5 भी होती है। V1 में क्या होता है? जैसे मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मैंने लिखा 8, ये V1। मैंने यहां पे लिखा 8, ये V2। V3 क्या होगी? ईटिंग, जो ING फॉर्म, ठीक है? सॉरी, ईटन। V3 क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे बोलते ईटिंग। क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और V5 क्या बोलते हैं? ये ओनली V5 किस में आता है? ओनली प्रेजेंट सिंपल में, ईट्स। ईट्स बोल दिया। तो V1 और जो V5 है, V1 और V5 वो ओनली सिंपल प्रेजेंट में है, आता है, ध्यान रखना। और ये पास्ट में, ये परफेक्ट में। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। ईटिंग ये ओनली कॉन्टिन्यूअस में, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है।
चलो वर्ब का अपन अलग से टॉपिक लेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी बिल्कुल इसका फंडामेंटल सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब का, इसके बारे में अपन बहुत डीपली जाएंगे। अभी इसके जो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, वो अपन बाद में अलग से टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। तो वर्ब एक क्या होता है, एक्शन होता है। बाद में होता है, मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस में 3 लोग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, पहले तो मैं सब्जेक्ट के बारे में एक कि हाउ टू फाइंड आउट ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जस्ट आई एम टेलिंग यू सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार वापस आ जाओ सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने यहां पे लिखा अमित स्लैप्स हिम, अमित स्लैप्स हिम, अमित ने उसको थप्पड़ मारा। तो यहां पे एक्शन किसने किया, थप्पड़ मारने का काम किसने किया, अमित ने किया। तो अमित क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, थप्पड़ किसको पड़ा, हिम को, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जो काम है, एक्शन है, थप्पड़ मारने का जो एक्शन है वो स्लैप, ये है एक्शन, इसको अपन क्या कहेंगे, वर्ब। क्या बोलेंगे, वर्ब। अब एक चीज ध्यान रखना, वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हु से जो भी अपन क्वेश्चन करते हैं, हु और व्हाट से, हु से क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं, तो जब उसका जो रिप्लाई आता है, जो आंसर आता है, वो अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कैसे कि अमित स्लैप्स हिम, अमित ने उसको थप्पड़ मारा। हु स्लैप, थप्पड़ किसने मारा, अमित ने मारा, तो अमित क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, और इन दोनों से जो भी आंसर मिलता है अपन को, वो अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान रखना। जैसे अमित स्लैप्स हिम, अमित ने किसको थप्पड़ मारा, होम यानी किसको, किसकी, किसको थप्पड़ मारा, हिम को। तो हिम क्या होगा, पहले वर्ड से देखो, अमित स्लैप्स हिम, अमित व्हाट स्लैप, क्या थप्पड़ मारा, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हुम, किसको मारा, हिम को। तो हिम क्या हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने यहां पे लिखा रवि ईट्स अ चॉकलेट, रवि चॉकलेट खाता है, तो अब अपन यहां से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट तो ये रवि हो गया, हु ईट, कौन खाता है, रवि, तो रवि क्या हो गया यहां पे, सब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पे हुम से करो, किसको खाता है, चॉकलेट को खाता है, तो भी अपन को ऑब्जेक्ट मिल गया। और व्हाट ईट, क्या खाता है, चॉकलेट, दोनों से मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट ईट, चॉकलेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है ना, उसे बोलते हैं नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट होता है लिविंग, सजीव।
कभी कभार क्या होता है, नॉर्मली एक ही ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभार एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता जाता है। कितना आ जाता है? समटाइम्स टू ऑब्जेक्ट्स कम इन ए सेंटेंस। तो वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे देखते हैं? मयंक gave me a pen। यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिखा स्वाति roasts a केक, या अपन कुछ भी बोल सकते हैं, ग्राउंड नट बोल दो, ग्राउंड नट। स्वाति मूंगफली सेकती है, रोस्ट यानी सेकना। तो यहां पे कौन सेकती है भाई? स्वाति। व्हाट रोस्ट क्या सेकती है? ग्राउंड नट्स, मतलब मूंगफली। तो ये तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ये सब्जेक्ट हो गया, किसने लिखा? आई ने लिखा। राइट वर्ब हो गई, क्या लिखा? व्हाट राइट ए लेटर। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां पे तो एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट आया, लेकिन कभी कभार समटाइम्स टू ऑब्जेक्ट्स कम इन ए सेंटेंस। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखो, मयंक गेव, मयंक ने दिया। मयंक क्या हो गया? यहां पे सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट। गेव अपनी क्या हो गई? यहां पे वर्ब हो गई। अब देखो यहां पे, और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक सेंटेंस में तीन लोग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, और जनरली वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो यहां पे गेव वर्ब है। अब इसके बाद में दो चीजें आई हैं, यहां पे मे भी आया और ए पेन भी आया। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये बताइए, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विच इज नॉन लिविंग, उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लिविंग है उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे लिविंग कौन है? सजीव कौन है? मी तो है। तो ये जो मी है ना, यहां पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो सजीव होता है ना उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होता है, पेन सजीव थोड़ी है, पेन तो निर्जीव है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान रखना, वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड, व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कम इन ए सेंटेंस, जब भी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो अपन प्रीफर करते हैं कि पहले लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव को पहले लिखना है, मतलब लिविंग को पहले लिखना है, सजीव को पहले लिखना है और निर्जीव को बाद में लिखना है। जनरली अपन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। अपन ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे कि मयंक गेव ए पेन मी, यहां पे रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अगर ऐसे लिखेंगे मयंक गेव ए पेन मी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। पहले किसको लिखना है? इनडायरेक्ट को, और फिर किसको लिखना है? डायरेक्ट को। सजीव को पहले लिखना है, निर्जीव को बाद में लिखना है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहता हूं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना चाहता हूं, तो यू कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे यहां पे मैंने लिखा मयंक गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख दिया मैंने, ए पेन टू मी। यहां पे क्या कर दिया? प्रीपोजिशन ऐड कर दिया बीच में। प्रीपोजिशन को वी हैव टू अप्लाई ए प्रीपोजिशन इफ यू वांट टू। अगर आप यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हो तो आपको यहां पे टू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है।
इज इट क्लियर? कुछ नहीं है बच्चों, एक सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग जो होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जनरली अपन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, आई मीन सजीव को पहले लिखना है, निर्जीव को बाद में लिखना है। और अगर आप चाहते हो कि भाई नॉन लिविंग को मतलब निर्जीव को पहले लिखना चाहता हूं, तो आप बीच में कोई भी प्रीपोजिशन ऐड करो, जरूरी नहीं टू ही आए, कुछ भी आ सकता है, दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। फॉर भी आ सकता है, जैसे आई हैव परचेज्ड ए पेन फॉर यू, परचेज के बाद में पेन आ गया, फॉर प्रीपोजिशन आ गया, और यू वहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको कैरी ऑन रहना पड़ेगा, आपको जो भी वीडियो है स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, ठीक है। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन क्लोज के बारे में बात करेंगे। फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज, फ्रेजेस, ठीक है, क्लोज, इसके बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए फेयर इनफ है। सो आई होप आपको ये जो क्लास है समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट में जरूर इसका जो फीडबैक है आप देना, और इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीजें लेके आऊँ आपके लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।